गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज़ आ रही है क्या? आवाज़ आ रही है क्या? गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज़ आ रही है क्या? तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वेव ऑन स्ट्रिंग पूरा का पूरा हो चुका है। साउंड वेव में ही आप लोगों का आएगा डॉपलर इफेक्ट, जिसके बारे में आप लोग कल कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर डॉपलर इफेक्ट करा दिया कि नहीं कराया। तो साउंड वेव में आता है वो डॉपलर इफेक्ट, तो उसके बारे में देखेंगे। तो देखो, साउंड वेव थोड़ा सा स्पीड करेंगे, क्योंकि देखो वेव ऑन स्ट्रिंग हम लोगों ने अच्छा खासा बहुत टाइम दे के पढ़ा है। तो मैं ये मान के चलूँगा कि डॉपलर इफेक्ट में हम लोग थोड़ा सा स्पीड कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि जो साउंड होता है वो एक मैकेनिकल वेव होता है, इसके बारे में तो और बोलने के, और एक ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब क्या होता है? अगर आप ध्यान से देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव का क्या मतलब है। तो अगर मान लीजिए वेव की वेलोसिटी इस तरफ है, तो अलोंग अलोंग द जो मीडियम पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो ऐसे ऐसे करके होगी। मतलब देखो, ट्रांसवर्स में क्या होता था, वेव इस तरफ मूव कर रही है और मीडियम पार्टिकल ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा था, लेकिन अब ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करेगी। इसलिए यहाँ पे आपको दिखता होगा, ठीक है, इसलिए आपको दिखता होगा साउंड वेव के लिए साउंड ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है। तो इसलिए आपको पता होगा कि इसको हम, इसलिए आपको ये दिखता होगा कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का फॉर्मेशन होता है साउंड वेव में। कंप्रेशन क्या होता है कि हद से ज़्यादा करीबियाँ आ जाती है, मतलब कि मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा पास पास आ जाते हैं। रेयर फ्रैक्शन मतलब दूरियाँ आ जाती है, सारे मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाते हैं। अब तुम खुद सोचना कि यहाँ 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 इस तरीके से सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऐसे ऐसे करके ऑक्सीलेट करे, तो हो सकता है सभी एक पास आ जाए तो कंप्रेशन जोन बन जाएगा, सभी दूर चले जाए तो रेयर फ्रैक्शन जोन बन जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन क्या होता है कि मॉलिक्यूल जैसे यहाँ पे डेंस आ जाए, डेंसिटी मॉलिक्यूल की बढ़ जाए, और अगर डेंसिटी बढ़ जाए तो ऑब्वियस सी बात है ये हो जाएगा कंप्रेशन जोन। और रेयर फ्रैक्शन मतलब मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी घट जाए, तो इसका मतलब हो जाएगा रेयर फ्रैक्शन। क्यों होता है ये तुम लॉजिकली भी सोच सकते हो। मॉलिक्यूल्स, हर एक मॉलिक्यूल्स ऐसे ऑक्सीडेट कर रहे हैं। मानो इधर वाला मॉलिक्यूल्स भी इधर आ गया, इधर वाला मॉलिक्यूल्स भी इधर आ गया, इधर वाला मॉलिक्यूल्स भी इधर आ गया। तो ध्यान से देखो, इस तरफ डेंसिटी बढ़ जाएगी और इस तरफ डेंसिटी घट जाएगी, नंबर मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपका घट जाएगा। तो इसलिए कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनता है। साउंड एक मैकेनिकल वेव है, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे भी बस वही चीज़ है। अब देखो कैसे होता क्या है, जैसे अगर आप अपने गले को बोलते समय आप टच करोगे तो आपको लगेगा कि आपकी आपका जो गला है वो वाइब्रेट कर रहा है। तो असल में होता क्या है, आपके गले के अंदर एक झिल्ली होती है, वो इस तरीके से वाइब्रेट करती रहती है। अगर वाइब्रेट करेगी तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आप अगर एक पिस्टन ले लो, अगर आप पिस्टन ले लो और इस पिस्टन को आप ऑक्सीलेट कराओ, समझना मेरी बात को। ये एक बड़ा सा नली है, एयर के, इसके अंदर एयर रखा हुआ है। तो आप इस वाले पिस्टन को एसएचएम कराओ। अगर इस वाले पिस्टन को आप एसएचएम कराओगे तो इसके बगल वाला जो पार्टिकल्स होगा वो भी इसमें एनर्जी का ट्रांसमिशन करेगा, और एनर्जी का ट्रांसमिशन करेगा तो ये क्या होगा कि अपने बगल वाले पार्टिकल को भी एसएचएम करवा देगा। और लेकिन अब जो पार्टिकल का, जो ये मीडियम पार्टिकल एयर है, अब जो इसका एसएचएम होगा वो ऐसे ऐसे करके होगा, इस तरीके से ऑक्सीलेट करेगा, ना कि ऐसे ऑक्सीलेट करेगा। क्योंकि तुम खुद देखो ना कि अगर तुमने पिस्टन को ऐसे रखा है, ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो क्या होगा कि आपके मॉलिक्यूल्स भी जो होंगे उससे के कांटेक्ट में मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके थोड़ा सा दूर में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी इसी तरीके से एसएचएम करेगा। अब जो एनर्जी का प्रोपेगेशन तो इसी तरीके से हो रहा है, एनर्जी का प्रोपेगेशन तो ऐसे जा रहा है। एनर्जी आप असल में पिस्टन को एनर्जी दे रहे हो, और पिस्टन एयर मॉलिक्यूल्स को दे रहा है, एयर मॉलिक्यूल दूसरे एयर मॉलिक्यूल्स को, इस तरीके से आगे एनर्जी का तो प्रोपेगेशन इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में हो रहा है। लेकिन आपका जो मीडियम पार्टिकल का जो मोशन है वो टू एंड फ्रो हो रहा है, मतलब ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो, किसके? अलोंग द वेलोसिटी या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेव वेलोसिटी। अब इस तरीके से देख सकते हो, इस तरीके से हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये आपका होता है, मतलब आपकी वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया, वी ऑफ वेव और पार्टिकल वेलोसिटी ऐसे होगा, वी ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी भी होगा, मीडियम पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। क्योंकि आपको पता है कि अगर मेरा सोर्स पार्टिकल, जैसे अगर यहाँ पे सोर्स पार्टिकल की बात की जाती है, पिस्टन है, तो अगर हमारा सोर्स पार्टिकल पिस्टन अगर एसएचएम कर रहा है तो मीडियम का हर एक पार्टिकल भी एसएचएम करेगा विद सेम एम्पलीट्यूड। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आप अगर ध्यान से देखो तो साउंड जो है, साउंड वेव जो है, यानी एक तरीके से सोचो, वेव का मतलब क्या हो, एनर्जी का ट्रांसमिशन। एनर्जी का जो ट्रांसमिशन है साउंड वेव, वो 3 डायमेंशनल होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अगर आपको बोलूँ
तो आप अगर मेरे साइड में खड़े हो तो आपको सुनाई नहीं देगा, आपको यहाँ भी सुनाई देगा, यहाँ भी सुनाई देगा, आप आगे हो मेरे पीछे हो तब भी आपको सुनाई देगा। लेकिन जो रस्सी में जो एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है वो रस्सी के थ्रू होता है, वो वन डायमेंशनल एक तरीके से बोल सकते हो, एक्स और एक्स में जा रहा है, एनर्जी का जो मोशन है वो एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये दोनों डिफरेंस है। यहाँ एनर्जी का ट्रांसमिशन अगर तुम ध्यान से देखो, एनर्जी का ट्रांसमिशन 3 डायमेंशनल होगा और एनर्जी का ट्रांसमिशन अगर 3 डायमेंशनल होगा। ये सेम चीज आप इसमें भी देखते हो, लाइट वेव में भी देखते हो। लाइट वेव में भी जो एनर्जी का ट्रांसमिशन है, अगर तुम किसी एक बल्ब को जलाओ, अगर तुम सोचोगे एक बल्ब को जलाओगे तो एनर्जी ऐसा नहीं है कि एक डायरेक्शनल में मूव करेगा, ये 3 डायमेंशनली मूव करेगा। इसी तरीके से एक लाउड स्पीकर चलाओ तो उसमें भी जो एनर्जी है, मतलब कि साउंड वेव जो एनर्जी है, एनर्जी जो ट्रांसमिट होगी वो 3 डायमेंशनल होगा। तो इसलिए अच्छा एक बात बताइए, 3 डायमेंशनल अगर आपको याद होगा, अगर आप पॉइंट सोर्स मारते हो तो इंटेंसिटी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। अगर तुम ध्यान से देखो, फॉर अ पॉइंट सोर्स इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, इंटेंसिटी जो होता है वो असल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। ये मैं छोटी छोटी चीजें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये मत समझना कि ऐसे ही फालतू चीजें करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। अगर इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, याद होगा इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो बताइए मुझे लगता है एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ जाएगा। मतलब एक बात ध्यान से देखो, एम्पलीट्यूड घटता जाता है। अगर आप 3 डायमेंशनल वेव मान लो तो एम्पलीट्यूड जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये चीज याद रखिएगा कि साउंड वेव में आपका एम्पलीट्यूड जो है वो हम लोगों का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाता है। लेकिन कब? जब आप इसको 3 डायमेंशनल एनर्जी का ट्रांसमिशन मानो। जनरली आप देखिएगा कि 1 डायमेंशनल अब एनर्जी का ट्रांसमिशन मानते हैं। मतलब मैं ये मानता हूँ कि इंटेंसिटी कांस्टेंट है, इंटेंसिटी जो है भैया वो कांस्टेंट है। और ये किसके लिए होता है इंटेंसिटी कांस्टेंट? अगर आपको याद होगा कि जब एनर्जी बीम जो है, या जैसे अगर लाइट की बात कर लो या साउंड जो है, वो एक पैरेलल बीम के रूप में चल रही है, वो 3 डायमेंशनल नहीं है, वो पैरेलल बीम के रूप में चल रही है, तो उस केस में पावर अपॉन एरिया कांस्टेंट हो जाएगा और इंटेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो भैया आप बोल सकते हो एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये 2 डिफरेंस है साउंड वेव और आपका किसमें, अगर मैं बात करूं किसमें, वेव ऑन स्ट्रिंग में। तो ये याद रखिएगा, वेव ऑन स्ट्रिंग और साउंड वेव में पहला तो अंतर यही आ जाता है। पहला अंतर क्या आ जाता है कि साउंड वेव में, अब ये जो तुम्हारा वेव ऑन स्ट्रिंग में एम्पलीट्यूड सभी पार्टिकल का एक होता है, लेकिन साउंड वेव में अगर तुम 3 डायमेंशनल एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन, या आप ये सब मान लो कि एनर्जी 3 डायमेंशनल मान लेते हो, एक पॉइंट सोर्स मान लेते हो, तो इंटेंसिटी असल में एक्चुअल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ जाता है। लेकिन जनरली हम लोग हर केस में इसको यूज नहीं करते, मान के चलते हैं कि जो एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है वो प्लेन वेव के रूप में। ये मैंने आप लोगों को केस बताया होगा कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला लाइट वेव के लिए, मतलब कि पॉइंट सोर्स के लिए क्या होता है, प्लेन अगर बीम के लिए जा रही है तो उसके लिए क्या, पैरेलल बीम्स के लिए क्या होता है, अगर सिलेंड्रिकल सोर्स हो तो उसके लिए क्या होता है। तो इंटेंसिटी के हिसाब से आपका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा। अच्छा एक बात बता, एम्पलीट्यूड का इतना महत्व मैं क्यों दे रहा हूँ? अब एक बात समझना है, इंटेंसिटी का इसलिए इतना ज्यादा महत्व दे रहा हूँ कि चलो रस्सी में इंटेंसिटी का उतना ज्यादा महत्व नहीं होता है, लेकिन एक बात समझना कि लाइट और साउंड के केस में इंटेंसिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। ये इंटेंसिटी के कारण ही आप किसी चीज को देख पा रहे हो। कोई चीज, अब तुम ध्यान से सोचना, कोई चीज की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाए तो आप उसको देख ही नहीं पाओगे। एक प्रॉपर इंटेंसिटी से ज्यादा कोई लाइट आपको मिलना चाहिए, तब आप वो आपके आंख को सेंस कर पाएगा, आपका आंख सेंस कर पाएगा। इसी तरीके से साउंड है, साउंड का एक प्रॉपर इंटेंसिटी। अब जैसे मान लो यहाँ से 10,000 किलोमीटर दूर पे, समझना मेरी बात को, 10,000 किलोमीटर दूर पे किसी ने चिल्लाया, तो ऐसा नहीं है कि वो आपके कानों तक नहीं आएगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी आप देखो, वो एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। मैं एग्जांपल के लिए आपको डेली लाइफ की एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूँ कि मान लो यहाँ पे आप, यहाँ पे एक आदमी है, कोई भी मान सकते हो, मान लो आप दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 किलोमीटर, पहले आप तो 1 किलोमीटर दोगे, ये यहाँ से कुछ बोला, तो एनर्जी जो है असल में कैसे 3 डायमेंशनल फैलते गई और आपके कान तक आएगी। ऐसी बात नहीं कि एनर्जी आपके कान तक नहीं आएगी, लेकिन जो एनर्जी आएगी आपके कान में, उसकी एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी इतनी कम होगी कि आप इसको सुन ही नहीं पाओगे। इसलिए सुनते हो ना कि यहाँ से मैं कुछ बोल रहा हूँ, अभी यहाँ से तुम समझ लो कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, लेकिन आप कहाँ पे, अपने घर पे हो,
तो आपको थोड़ा ना मेरी आवाज़ सुनाई देगी। अब कई लोग बोल सकते हैं कि सर मिक्सिंग ऑफ साउंड्स भी हो जाती है, तो मेरा ये कहने का मतलब तुम ज़्यादा नहीं 100 मीटर ही ले लो या 100 मीटर ही ले लो, बहुत शांत कमरा ले लो, उसमें भी आप धीरे से बोलो, आपके कान तक वो आवाज़ जाएगी लेकिन आपको सुनाई नहीं देगा। क्यों नहीं सुनाई देगा? क्योंकि इसकी इंटेंसिटी इतनी कम हो चुकी है कि आपका कान उस चीज़ को सेंस ही नहीं कर पाएगा। इसलिए इंटेंसिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इंटेंसिटी के कारण ही हमें कोई चीज़ सुनाई या दिखाई देता है। इसी तरीके से आप क्या करो, मान लो कि आपका एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसमें कि मान लो कि बहुत बड़ा ग्राउंड है, आप 200 मीटर दूर एक छोटा सा आग की तिल्ली जला दें और आप बहुत ज्यादा दूर हो, तो क्या आपको 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 वो आग की तिल्ली दिखेगी? पॉसिबिलिटी है वो दिखे, लेकिन आप उस आग की तिल्ली के कारण आसपास की चीजों को नहीं देख पाओ। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए कि इंटेंसिटी है वो रीजन है जिसके कारण हम कोई चीज को देख पाते हैं या किसी चीज को सुन पाते हैं। और ये आपका अंतर होता है 1 डायमेंशनल में और 2 डायमेंशनल में। बता इसलिए रहा हूं क्योंकि पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हें अंतर ही नहीं पता चलेगा कि भैया वेव ऑन स्ट्रिंग और साउंड वेव में अंतर क्या था। चले ठीक है, ये तो चैप्टर से थोड़ा सा हटके हम लोगों ने बात कर ली। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि r डिस्टेंस पे जो आपका है वेव का इक्वेशन लिखिए, तो आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर पॉइंट सोर्स मान के किए हो तो a/r आ जाएगा। ये बात याद रखिए, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि एम्पलीट्यूड भी जो वेव का है r के हिसाब से चेंज हो जाए। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया। अच्छा, अब अगर मैं ध्यान से देखूं वेव, अगर मैंने जैसे आपको बताया सेम काम जो मैंने आपको ये बताया, ठीक है, हाँ डॉपलर इफेक्ट इसी में होगा। तब से क्या बोल रहा हूँ मैं, उर्दू में थोड़ा बोल रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो अगर पिस्टन है, पिस्टन को आप एसएचएम करा रहे हो तो मीडियम का हर एक पार्टिकल सेम कॉन्सेप्ट है। रस्सी का आप एक एंड को पकड़ के रखो, रस्सी के एक पार्टिकल को अगर एसएचएम कराओगे, रस्सी का जो एक एंड को अगर एसएचएम कराओगे तो रस्सी का हर एक एंड एसएचएम करता है। उसी तरीके से अगर इस पिस्टन को एसएचएम कराओगे तो ये एयर पार्टिकल में जितने भी यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे वो सभी एसएचएम करेगा विद सेम एम्पलीट्यूड। ये मान के चल रहे हैं कि 1 डायमेंशनल ही एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है। मैं क्या मान के चल रहा हूँ, 1 डायमेंशनल एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है। एक ही डायमेंशन में एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है। 3 डायमेंशनल एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं मान रहे हो ना। अगर 3 डायमेंशनल मानते तो ऑब्वियस सी बात है एम्पलीट्यूड भी आपका घटता जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये बात याद रखिएगा, जितने भी इक्वेशन में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ कि एम्पलीट्यूड घट नहीं रही है, वहां पे आप ये एज्यूम करके चलेगा कि एक्चुअली में सर ये मान रहे हैं कि 1 डायमेंशनल एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है, 3 डायमेंशनल नहीं हो रहा है। क्या बोल रहे हैं? सर केपी सर ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेटा मैंने बोला तो कि अभी सारी चीजें करवाई जाएगी, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? करंट मैं ही कराऊंगा, टेंशन मत लो। सर माइक के कारण हम कैसे सुन पाते हैं? बेटा देखो, माइक का फंक्शन थोड़ा अलग होता है। माइक में एक रिसीवर होता है, फिर एक इमीटर होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें इन्वॉल्व होती है, तो उसको मैं बाद में बताऊंगा। जैसे माइक का सिस्टम ही अलग होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वो अलग होता है। ठीक है, तो माइक का सिस्टम नहीं बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल सिस्टम की बात कर रहा हूँ। मैं को आपको बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, ये सब चीज़ों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये आपका होता है, तो ये मान के चलेगा। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो कि मेरे अब वही सब सारी चीज़ें सेम अगर आपको याद होगा कि मैंने अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि रस्सी का अगर मैं इस पॉइंट का एसएचएम का इक्वेशन y = a sin ओमेगा टी है, तो यहाँ से x डिस्टेंस पे पार्टिकल का एसएचएम का इक्वेशन बताइए, याद कीजिए। दिस इज द वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन का मतलब होता है इनफाइनाइट एसएचएम इक्वेशन को एक सिंगल इक्वेशन में लिखना, दैट इज वेव इक्वेशन। तो याद कीजिए, आप लोगों ने इसको लिखा था y = a sin ओमेगा t - xd, ऐसे करके लिखा था। अगर याद करो, v वेलोसिटी से अगर एनर्जी का ट्रांसमिशन होना है, यानी वेव की वेलोसिटी v है, तो इस तरीके से आप लोगों ने लिखा था कि जो काम ये t टाइम पे करेगा, ये जो काम ये t पे करेगा, ये t - xd पे करेगा। इस तरीके से हम लोगों ने निकाला था वेव ऑन स्ट्रिंग। अब सेम काम यहाँ पे होगा। अब देखो, यहाँ पे जो पार्टिकल जो ऑक्सीलेट कर रहा था ऐसे कर रहा था। अब यहाँ पे सोचो, पार्टिकल का जो ऑक्सीलेशन है ऐसे,
मतलब x डिस्टेंस पे अगर तुम चल जाओगे तो x डिस्टेंस असल x डिस्टेंस पे जो पार्टिकल होगा x क्या बताएगा, यहाँ पे क्या बताता है, x इज द लोकेशन ऑफ पार्टिकल। अब ये x जो बताएगा ये असल में मीन पोजीशन को बताएगा, क्योंकि इस x डिस्टेंस पे जो सिचुएटेड पार्टिकल होगा वो इस x पोजीशन के अबाउट एसएचएम करेगा। तो एक्चुअली में जो ये x होगा ना ये आपको मीन पोजीशन बताएगा। मान लो यहाँ पे पिस्टन होता, दिस इज पिस्टन। थोड़ा सा अच्छे से ड्राइंग बनाता हूँ क्योंकि मेरी ड्राइंग, अगर तुम ध्यान से देखो ये पिस्टन है आपका, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये पिस्टन है, यहां से आप x डिस्टेंस दूर चले गए तो ये क्या बताएगा, ये पार्टिकल का मीन पोजीशन को बताएगा। अब इसी के अबाउट जो है ना पार्टिकल एसएचएम इस तरीके से कर रहा होगा, ठीक है। अब मान लो इस, अब क्या माने x है, ये भी x है और इधर भी x में पार्टिकल भी मूव कर रहा है और वेव भी x पे मूव कर रहा है। तो मैंने क्या सोचा, अगर असल में जो सोर्स से आप x डिस्टेंस पे जाते हो ये क्या बताता है, मीन पोजीशन, मतलब समझिएगा पार्टिकल का मीन पोजीशन बताता है x से। तो अब हम इसको क्या ले, इसको कुछ भी मान सकते थे, s मान सकते थे, t भी मान सकते, कुछ भी मान सकते। तो मैंने इसको माना s नॉट, मतलब ये अपने मीन पोजीशन से s नॉट इधर गया और s नॉट इधर गया। तो आप इक्वेशन या ध्यान से देखिए, ये असल में x पोजीशन क्या बताएगा, उसकी मीन पोजीशन। अब s नॉट पोजीशन से ये इधर और इधर, s नॉट इधर आ रहा है और s नॉट इधर आ रहा है, तो इसका एसएचएम का इक्वेशन आप लिख सकते हो s इज इक्वल्स टू s नॉट साइन ऑफ ओमेगा। आप ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से समझ रहे हैं। लेकिन ये जो s है असल में इस डायरेक्शन में बता रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को। s इज इक्वल्स टू s नॉट, साउंड के लिए s लिख दिया। मैक्सिमम बुक में आपको s दिखता है इसलिए मैंने s से ही डिनोट किया, ये बात याद रखिएगा, s से डिनोट किया। अच्छा अब क्या करोगे, वही सेम चीज कि जो सोर्स पार्टिकल है उसका एसएचएम ये है और वेव की वेलोसिटी v है, जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे किया था t माइनस एक्स भी पुट किया था, उसी तरीके से आप क्या लिखोगे, s इज इक्वल्स टू s इज अ फंक्शन ऑफ s कोमा t। ध्यान से देखो, इसको आप ऐसे करके लिख सकते हो, तो ध्यान से देखिए। अच्छा सॉरी, s इज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा t, ठीक है। अच्छा इसको जहां से लिखोगे तो फिर क्या लिखोगे, s इज इक्वल्स टू s नॉट साइन ऑफ ओमेगा t की जगह क्या पुट करो, ओमेगा t माइनस एक्स भी, t माइनस एक्स भी पुट करोगे तो इससे देखो साउंड जो आपकी है साउंड की वेव, साउंड का इक्वेशन आपको पता चल जाएगा। मतलब कि साउंड का जो वेव इक्वेशन फॉर्म होगा x कोमा t के फॉर्म में, वो आपका आ जाएगा s नॉट साइन ऑफ ओमेगा t माइनस ऑफ के एक्स। इस तरीके से आप बोल सकते हो, ये साउंड का वेव इक्वेशन फॉर्म है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये x क्या बताता है, x इज द मीन पोजीशन, की पार्टिकल x डिस्टेंस पे जो सिचुएटेड पार्टिकल है, x डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है उसका मीन पोजीशन x पे ही होगा और उसी के अबाउट s नॉट आगे पीछे ये कर रहा है। तो यह इस तरीके से आप कर सकते हो। अब बोलोगे कि सर k क्या है, k के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, पहले ही मैंने बात की थी, k इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई v होता है, k वेव नंबर होता है जिसकी वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा होती है, सारी चीजें वही सब सारी चीजें सेम। तो एक बात बताओ, इससे ज्यादा बताने की जरूरत है या ऑलरेडी इतना आता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस आप लोगों को वेव ऑन स्ट्रिंग में कर चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को नहीं बताने की, मैं नहीं बताऊंगा इसमें कि क्या है क्या नहीं है, ऑलरेडी आप लोग इतना जानते हो, ठीक है। चलिए जितना आपको यहाँ तक नोट आया, तो यानी आप साउंड वेव में जो वेव इक्वेशन है इसको मैं सिस्टमेटिक ढंग से लिख देता हूँ, सिस्टमेटिक ढंग से लिख देता हूँ। इसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जोन बनता है, वो किस लिए बनता है ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। मीडियम पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास आ गए तो कंप्रेशन जोन बन गया, और बहुत ज़्यादा दूर चले गए तो रेयरफेक्शन बन गया। तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन इस तरीके से बनता जाएगा, समझ रहे हो, कंप्रेशन रेयरफेक्शन इस तरीके से बनता जाएगा। तो ये नॉर्मल सी बात है वे साउंड में। बस एस का याद रखिएगा कि एस नॉट असल में क्या है, एक्स डिस्टेंस से एस नॉट। अच्छा अगर आपको बोला जाए, जैसे ध्यान से देखो, यहां से एक्स डिस्टेंस पे जाओ, उस पार्टिकल का एक्स और वाई एक्स पोजीशन क्या होगा, अगर उसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाए, मतलब अगर आपको वेव इक्वेशन दे रखा है तो वो ऐसे दे रखा होगा, एक्स कोमा टी, एक्स कोमा टी, एक्स कोमा टी, ये आपका होगा एस नॉट साइन ऑफ
ओमेगा टी माइनस के एक्स या प्लस के एक्स, ये सब ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि अगर इन दोनों का प्लस साइन होता है तो वेव ऐसे जा रहा होगा, मतलब सेम साइन होगा तो वेव इस तरफ मूव कर रहा होगा, अपोजिट साइन होगा तो प्लस एक्स में जा रहा होगा, प्लस 5 जो भी सारी चीजें ऑलरेडी आप लोगों को पता है, ये आपको पता है, ठीक है, ये आपको पता है। अगर आपको बोला जाए एक्स डिस्टेंस पे जो सिचुएटेड पार्टिकल है उसका पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताइए। मतलब एक्स डिस्टेंस पे जो सिचुएटेड पार्टिकल है, मान लेते हैं एक यहां से सोर्स पार्टिकल से, ये सोर्स है, सोर्स से जो एक्स नॉट डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है उसका एसएचएम का इक्वेशन बताइए। सर साउंड वेव की डीपीपी अलग है वेव वाली डीपीपी से, वेव में कंटिन्यू नहीं, साउंड वेव की डीपीपी अलग होगी और साउंड वेव का जो लेक्चर आपको अपलोड होगा उसी के नीचे नोट्स में क्लिक कीजिएगा तो आपको पूरा का पूरा डीपीपी खुल जाएगा। जैसे वेव में आपको डीपीपी मिली थी ना, तो उसी तरीके से साउंड वेव की अलग समझे, ठीक है। तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं एक्स डिस्टेंस पे जो सिचुएटेड पार्टिकल होगा उसका पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताइए, सोच के बताइएगा, उसका पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताइए, सोचिए थोड़ा सा। अरे सारे पार्टिकल्स ऐसे 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 चिम कर रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि एज डिस्टेंस पे जो सिचुएटेड पार्टिकल होगा जिसका मीन पोजीशन एक्स नॉट ही है, उसका पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या लिखेगा, सोच के बताना। मुझे लगता है कि यहां का जो पार्टिकल होगा एक्स नॉट डिस्टेंस पे जो पार्टिकल एक होगा, जो भी एक पार्टिकल मान लो, वो एक्स नॉट पे तो होगा, लेकिन ये इधर से एस नॉट इधर भी आ सकता है, एस नॉट इधर भी जा सकता है। तो मैं इस पार्टिकल का जो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पीटी लिख देता हूं, वो लिखूंगा, वो ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से लिखो, एक्स नॉट प्लस एस नॉट, ध्यान से देखना, एस नॉट ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स नॉट। देखो अगर वेव इक्वेशन में एक्स को फिक्स कर दे तो उस पार्टिकल का एसएचएम का इक्वेशन आ गया, मतलब ये पार्टिकल एक्स नॉट डिस्टेंस पे जो था, एक्स नॉट डिस्टेंस पे इसकी मीन पोजीशन था, ये मीन पोजीशन से इधर और इस तरफ जा सकता था। अब मीन पोजीशन से इसका एसएचएम का इक्वेशन ये था, तो देखो इसका मैक्सिमम पोजीशन कितना हो सकता है कि एस नॉट प्लस एक्स नॉट प्लस एस नॉट इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाए। और अच्छा अरे भाई ये एस नॉट साइन लिखना था, सॉरी यहाँ पे साइन भी तो होगा, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स नॉट, ये हो जाएगा। अगर वेव इक्वेशन में एक्स को फिक्स कर दे तो वो उसको ठीक है, तो आप यहाँ पे थैंक यू, तो आप इसका पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकते हो, मतलब कि सोर्स पार्टिकल से एक्स नॉट डिस्टेंस पे जो सिचुएटेड पार्टिकल होगा, मीडियम का पार्टिकल होगा, उसका पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आप लिख सकते हो। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि सोर्स पार्टिकल से एक्स नॉट डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है वो ऐसे 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 चमक रहा है, ये बात आपको समझ में आया, तो इसका पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब देखो डिफरेंस थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि साउंड वेव में एक चीज और आएगी, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बन रहा है। अब ये कंप्रेशन जोन में भी ऐसा नहीं होगा कि कुछ कंप्रेशन जोन में भी ऐसा होगा कि अब समझना, कंप्रेशन जोन का एक रफ डायग्राम बनाता हूँ। कंप्रेशन, ये मान लो कंप्रेशन जोन, तो कंप्रेशन जोन में भी एक ऐसा जोन होगा कि जहां पे मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा करीब होंगे, और कंप्रेशन जोन में ऐसा होगा कि कंप्रेस होते जा रहा है, एक जगह मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा डेंस होगा और उसकी डेंसिटी बढ़ती घटते 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 फिर रेयरफेक्शन जोन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कंप्रेशन जोन के अंदर भी कंप्रेशन बहुत ज्यादा होगा, तो मतलब ऐसा कुछ होगा, आपको दिखेगा। या इसको और अच्छे से बनाऊं तो ऐसे बना सकता हूं, जो कि आपको ज्यादा अच्छे से समझा सके कि पहले मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन इतना था, फिर जाके इतना हुआ, फिर घटते 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 इतना हो गया, फिर मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन बढ़ता चला गया। उसी तरीके से ऐसे करें, तो ध्यान से देखिए, कंप्रेशन जोन तो है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है इसमें देखो मॉलिक्यूल्स करीब 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 बहुत ज्यादा करीब आता जा रहा है, ध्यान से देखो, तो इस तरह का जोन बनता है। मतलब अगर आप कुल मिला के बोलना चाहते हो
तो डेंसिटी का वेरिएशन आता है। अगर अगर तुम ध्यान से देखो, एयर अगर इस तरीके से, एयर में अगर मॉलिक्यूल आपका साउंड जो ट्रेवल कर रही है उसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा करीब आ गए तो उस पॉइंट का डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जहाँ पे डेंसिटी, अगर तुम ध्यान से देखो, नॉर्मल एयर की कुछ डेंसिटी होगी, इसको लॉजिकली समझना, नॉर्मल एयर की कुछ डेंसिटी या प्रेशर होगी। अब हो क्या चुका है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जोन बनता है। और कंप्रेशन जोन के अंदर ऐसा नहीं होता है कि सभी जगह सेम टाइप का कंप्रेशन होता है, नहीं होता है, जो कि मैंने आपको बताया। अब होता क्या है कि मॉलिक्यूल्स जहाँ बहुत ज़्यादा करीब आ गए वहाँ की डेंसिटी बढ़ गई या वहाँ का प्रेशर बढ़ गया। तो वेव इक्वेशन 3 फॉर्म में लिखा जाता है एक्चुअली में। एक तो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, जो कि आप लोगों ने देख लिया, x एज ए फंक्शन ऑफ x, d। दूसरा लिख जाता है प्रेशर के फॉर्म में, और तीसरा लिखा जाता है डेंसिटी के फॉर्म में। तो आज मेरा फोकस होगा साउंड वेव इक्वेशन को तीनों फॉर्मेट में किस तरीके से समझना है, वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि साउंड वेव इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ प्रेशर, इन फॉर्म ऑफ डेंसिटी वेरिएशन, इन फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो कि आप डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में देख ही चुके हो कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है। तो ये बात आपको समझ में आया कि साउंड जब ट्रेवल करेगी, अगर इसके अंदर ध्यान से देखो तो डेंसिटी का वेरिएशन हो जाएगा। एयर मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डेंसिटी है, अगर तुम एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी को रो नोट मानो, पहले मान लो एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी रो नोट रही होगी, अब साउंड के ट्रेवल करने के कारण क्या होगा कि डेंसिटी का वेरिएशन आ जाएगा। तो उस डेंसिटी के वेरिएशन के फॉर्म में हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं। दूसरा, प्रेशर का भी वेरिएशन आ जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है प्रेशर भी इफेक्ट पड़ेगा, तो प्रेशर का वेरिएशन आ जाएगा। अब प्रेशर का वेरिएशन क्या आएगा, मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है तो कहीं की प्रेशर बढ़ जाएगी, घट जाएगी, तो वो प्रेशर का वेरिएशन किस तरीके से आएगा, उस फॉर्मेट में भी हम साउंड का इक्वेशन लिख सकते हैं। अच्छा, ये सब सारी चीजें पता है ना, आप कितने 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को सुन सकते हो। अगर इससे कम या ज़्यादा साउंड अगर आप सुन रहे हो, या तो आप कुत्ता हो या तो आप समझ लो चमगादड़ हो। सिंपल सी बात है कि अगर 20 हर्ट्ज से अगर कोई आदमी कम फ्रीक्वेंसी के साउंड सुन पा रहा है तो उसका मतलब उसके अंदर कुत्ता की प्रवृत्ति आ चुकी है, क्योंकि ये कुत्ता ही सुन सकता है 20 हर्ट्ज से कम की हर्ट्ज की। समझ रहे हो ना? चलिए, तो ये हो गया। तो हम लोग अब देखेंगे कि जो साउंड वेव इक्वेशन है इन फॉर्म ऑफ प्रेशर वेरिएशन कैसे होगा। तो प्रेशर वेरिएशन के फॉर्म में देखेंगे। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, बाकी हम लोग प्रेशर वेरिएशन के फॉर्म में हम लोग देखेंगे। ठीक है, प्रेशर वेरिएशन के फॉर्म में देखेंगे। तो समझना मेरी बात को, प्रेशर वेरिएशन के फॉर्म में कैसे देखेंगे। यहाँ बल्क मॉडुलस का बहुत अच्छा खासा यूज होने वाला है, तो ध्यान से देखो। इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, अगर तुम ध्यान से देखो, यहाँ का जो एयर मॉलिक्यूल्स था, इसका अगर तुम यहाँ पे क्या करो कि ऐसा करो, एक मिनट, ऐसा करो, x डिस्टेंस पे सैचुरेटेड पार्टिकल लो, अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो पहले इसका बीच का सेपरेशन ऐसा था, अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखोगे तो ये जो पार्टिकल्स है ना, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। ये वाला जो पहले पोजीशन यहाँ था, अब ये कुछ आगे बढ़ जाएगा, और जिसमें आप इसको बोल सकते हो कि इस पे जो सेपरेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। अगर तुम ध्यान से देखो, इसका जो सेपरेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक मिनट, रुको। मेरे नोट्स नहीं है, दिक्कत यही आ रही है कि मैंने जो नोट्स से करवाया था ना, ये बच्चे के नोट्स हैं, गलत लिख दिया इसने। गलत ये लिखा है कि इसने मतलब कि डायरेक्टली ये बात कैसे मेंशन करवा दी। तो गलती तो किया, भी इनिशियल की वैल्यू ऐसे नहीं लिख सकते थे डायरेक्टली, हम लोग डेल्टा वी की वैल्यू डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते थे। सर, कुत्ता में ऐसा क्या स्पेशलिटी होता है कि वो क्यों? अरे उसका रिसीविंग जो कान के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, रिसीवर होता है एक तरीके का,
तो वो उसका थोड़ा अलग होता है और हम लोगों का थोड़ा अलग होता है, इसलिए बस डिफरेंस यही आता है, ठीक ना। और कोई ऐसा नहीं है कि कोई डिफरेंस आता है। एक्स डिस्टेंस पे सिचुएटेड एक dx एलिमेंट लो, मतलब एक्स डिस्टेंस पे सिचुएटेड dx एलिमेंट लो। अब देखो किसी थोड़ा टाइम बाद ये क्या हो जाएगा, एक्स डिस्टेंस पे सिचुएटेड पार्टिकल हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये आ जाएगा dx प्लस ds। अगर तुम ध्यान से देखो एस, ये जो पार्टिकल है इसमें ds का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो v इनिशियल की वैल्यू क्या लिखोगे, अगर तुम ध्यान से देखो इसके लिए v इनिशियल की वैल्यू क्या लिखोगे, एरिया इंटू ds, एरिया इंटू dx। और v फाइनल क्या लिखोगे, अगर तुम ध्यान से देखो तो v फाइनल ये हो जाएगा a इंटू dx प्लस ds। अगर तुम ध्यान से देखो ds प्लस dx ये हो जाएगा। अगर आप डेल्टा v की वैल्यू निकालोगे तो डेल्टा v की जो वैल्यू आएगी, अगर तुम ध्यान से देखो तो डेल्टा v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा v की वैल्यू आ जाएगी a ds। अगर तुम ध्यान से देखो ds क्या माना है, मान लो कुछ टाइम बाद जो इन सारे इसके अंदर जो पार्टिकल्स है उनका डिस्प्लेसमेंट छोटा सा ds हो गया, तो सिंपल सी बात है पहले तो dx था ही एलिमेंट, अब dx के अंदर जितने भी पार्टिकल्स है उनका डिस्प्लेसमेंट ds हो चुका है। तो ये वाला जो एक सेक्शन आपने लिया है अब उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी हो जाएगी, ds प्लस dx प्लस ds हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए ये आपका डेल्टा v की जो वैल्यू आएगी ये ds आ जाएगा, मतलब चेंज इन वॉल्यूम जो आ जाएगा इसमें इतना आ जाएगा। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, अगर आपको याद होगा कि बल्क मॉडुलस की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस ऑफ v bp बाई dv होता है। तो मैं यही चीज को अप्लाई यहाँ पे करना चाहता हूँ, यही चीज को मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ। तो ध्यान से अब सोच के बताइए इसको हम लोग क्या करेंगे। तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू आपको आ चुकी है, तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू अगर आपको आ चुकी है तो बताइए यहाँ से क्या हम dp की वैल्यू निकाल सकते हैं, या इस वाले फॉर्मूले से देखो तो dp की वैल्यू आप लिख सकते हो। ध्यान से देखो dp की वैल्यू आप लिखोगे ये हो जाएगा आपका कितना, बल्क मॉडुलस इंटू dv बाई v। अगर तुम ध्यान से देखो ये आ जाएगा माइनस के साथ। अच्छा अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो इसको हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ये आपको समझ में आया। v इनिशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी a इंटू डी एक्स, और डेल्टा v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा v मतलब यह ds की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो dp की जो वैल्यू हो जाएगी, dp मतलब चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी बीटा टाइम्स dv की वैल्यू लिखोगे कितना, dv की वैल्यू लिखोगे a ds, और इसकी वैल्यू कितनी लिखोगे, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये लिखोगे a dx। तो ध्यान से देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और dp की वैल्यू जो हो जाएगी, dp की जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी बीटा ds बाई dx। तो ध्यान से देखिए ये आपका प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ एज x आ गया। तो ध्यान से देखिए क्या आपको इसमें दिक्कत है, अच्छा माइनस भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं, माइनस भी लगा दो क्योंकि बल्क मॉडुलस में माइनस का सिंबल आता है, तो ये चाहो तो आप माइनस भी लगा सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो यानी dp की जो वैल्यू आएगी, मतलब अगर मैं इसको dp की वैल्यू बोलूँ तो ये हो जाएगा माइनस बीटा टाइम ds बाई dx। ये अगर याद करना चाहो तो आराम से याद रख सकते हो। यानी अगर आपको याद होगा x एज ए फंक्शन ऑफ x को माटी साउंड वेव का इक्वेशन क्या होगा था, अगर आपको याद होगा तो एस नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, मैंने एक एग्जाम्पल के लिए ले लिया। तो अब आप इसका dp मतलब क्या होता है, प्रेशर वेरिएशन, प्रेशर का जो वेरिएशन है उसके फॉर्म में अगर आप लिखो तो dp की वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान से देखिए माइनस ऑफ बीटा, एस नॉट तो एज इट इज आ जाएगा, एस नॉट तो कांस्टेंट है। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ के, और ये पूरा का पूरा आ जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ध्यान से देखिए dp की वैल्यू, या dp को आप लोग बोल सकते हो डेल्टा p, मैं इसको डेल्टा p ही बोलता हूँ, डेल्टा p की वैल्यू आ जाएगी बीटा एस नॉट के कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये तो मैंने एक नॉर्मल सा ये दिया, मतलब ये आपका आ गया प्रेशर वेरिएशन के फॉर्म में साउंड वेव का इक्वेशन।
समझ रहे हो मेरी बात को? ये प्रेशर वेरिएशन के फॉर्म में साउंड वेव का इक्वेशन आ गया। अब साउंड, ये याद रखना कि ये इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है, ये अगर याद रख लो। बाकी के डेरिवेशन अगर आपको याद नहीं भी है तो आप ये याद रख सकते हो कि साउंड वेरिएशन के फॉर्म में डेल्टा पी की वैल्यू ये होती है। समझ में आया? डेल्टा पी की वैल्यू ये होती है, समझ रहे हो? मतलब अब देखो डेल्टा पी असल में क्या होता है। अब डेल्टा पी का मतलब समझना, डेल्टा पी का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लो। ये कंप्रेशन जोन है या रियर फ्रैक्शन जोन, आई डोंट नो। यहाँ का कुछ प्रेशर होगा, मान लीजिए यहाँ का प्रेशर होगा। अब यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ पी नॉट होगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? दैट इज डेल्टा पी। प्रेशर में चेंज कितना आ गया, मतलब डेल्टा पी का मतलब क्या? प्रेशर में चेंज, मतलब यहाँ का प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लीजिए या एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस पी ले लीजिए। तो अगर डेल्टा पी पॉजिटिव आएगा, कई लोग देखो डेल्टा पी के प्रेशर वेरिएशन फॉर्म में अगर तुम ध्यान से देखो तो डेल्टा पी की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकती है, क्योंकि दिस इज प्रेशर एट दैट पॉइंट माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकती है। तो कई बार क्या होगा कि प्रेशर वेव इक्वेशन लिखो, तो प्रेशर वेव इक्वेशन में कई बार क्या होता है, प्रेशर की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, भैया प्रेशर नेगेटिव कैसे आ गया। तो उसको ये बात आपको समझना चाहिए, ये प्रेशर किसी पॉइंट का नहीं बता रहा है, ये इस बात को आपको बता रहा है कि ये प्रेशर का डिफरेंस कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इसका डिफरेंस कितना है, इसके बारे में ये आपको आइडिया देता है। तो एक बार इसको हजम करो और मुझे बताओ कि क्या आपको ये बात समझ में आई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी नॉट कॉस ऑफ, या आप इसको ऐसे लिख लो, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू। मतलब अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो ये आपका ये बात बता रहा है डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन से प्रेशर वेव इक्वेशन का फेज पाई बाई टू आगे होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? प्रेशर वेव इक्वेशन का जो फेज होगा वो पाई बाई टू आगे होगा, किससे? डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन से। चलिए ठीक है, एक बार इसको हजम करो और मुझे बताओ क्या आपको समझ में आया। डेल्टा पी नोट क्या है भाई? डेल्टा पी नोट क्या है? मैंने लिख दिया इसको, डेल्टा पी नोट क्या है भाई? ये है बीटा एस नोट इंटू के। ये याद रखिएगा, कई बार इस क्वेश्चन में आपको पूछा, अरे बीटा क्या है? बल्क मॉडुलस है। बीटा कुछ नहीं है, बल्क मॉडुलस है। अच्छा एक बात बताइए, डेल्टा पी कैसे लिखिएगा? अगर आपको एक बात पता होगी, अगर आपको याद होगा, बल्क मॉडुलस जो लिखते हो आप, ये ऐसे लिखते हो, पी एक्सेस, ये याद होगा। पी एक्सेस क्या होता है? पी आउट माइनस पी इन, ये होता है। अगर आपको याद होगा बल्क मॉडुलस हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, पी आउट माइनस पी इन, बल्क मॉडुलस में हम ये लिखते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो डेल्टा पी है ना, एक्चुअली में ये लिखा हुआ है पी आउट, मतलब पी एटमॉस्फेयर, पी एटीएम माइनस पी ऑफ डेट प्रेशर माइनस पी ऑफ डेट पॉइंट, जिसको मैं पी से दिखा रहा हूँ। एक्चुअली में जो डेल्टा पी है वो क्या है? इस पॉइंट का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस ये प्रेशर। समझ रहे हो मेरी बात को? एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस दिस प्रेशर को हम लोग डेल्टा पी बोलते हैं। अच्छा अगर एक बात बताइए, डेल्टा पी की वैल्यू नेगेटिव आ गई प्रेशर वेव इक्वेशन में, अगर प्रेशर की वैल्यू, इसकी वैल्यू डेल्टा पी की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो बताइए कंप्रेशन जोन होगा या रियर फ्रैक्शन जोन होगा? सोच के बताना, कंप्रेशन जोन होगा या रियर फ्रैक्शन जोन होगा?
एक मिनट, एक मिनट। सॉरी, उल्टा बोल रहा हूँ, उल्टा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। असल में जो P लिखा जाता है ना, P लिखा जाता है ना, ये P माइनस पी एटीएम होता है, P माइनस पी एटीएम होता है। उल्टा बोल रहा हूँ, याद रखिएगा, P माइनस पी एटीएम होगा। P एक्सेस होता है कि आउटर प्रेशर कितना लगा है, तो P आउट माइनस P। एक मिनट रुको, ये जो P होता है ना, P माइनस पी एटीएम होता है, सॉरी P माइनस पी एटीएम लिखेंगे हम लोग, डेल्टा P को हम लोग लिखेंगे P माइनस पी एटीएम। P माइनस पी एटीएम मतलब यहाँ का प्रेशर, उल्टा मैं बोल दिया कि यहाँ का प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बोलते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, डेल्टा P का मतलब होता है P इन माइनस P आउट। P इन माइनस P आउट मतलब अगर तुम यहाँ का ध्यान से देखो, यहाँ का प्रेशर P है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट है, तो मतलब आप लिख सकते हो P माइनस P नॉट। तो डेल्टा P नेगेटिव का मतलब है रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन याद रखिएगा, क्योंकि रेयर फ्रैक्शन का क्या मतलब है कि यहाँ का प्रेशर बढ़ जाना चाहिए। रेयर फ्रैक्शन जब मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो सिंपल सी बात है उस पॉइंट का प्रेशर भी तो बढ़ जाएगा। इस पॉइंट का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो रेयर फ्रैक्शन मतलब, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, अगर इस पॉइंट का प्रेशर घट जाएगा इस पॉइंट के कंप्रेशन में, तो इसका मतलब क्या है, नॉर्मली जितना मॉलिक्यूल्स रहता था एटमॉस्फेयर में, उस नॉर्मली इस पॉइंट पे जितना मॉलिक्यूल्स रहता है, साउंड रहता बिना साउंड के ट्रेवल किए, अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का नंबर घट गया है। और मॉलिक्यूल्स का नंबर घट गया है तो सिंपल सी बात है प्रेशर भी घट जाएगा। प्रेशर घट जाएगा तो सिंपल सी बात है यहाँ का प्रेशर माइनस यहाँ का प्रेशर करोगे तो नेगेटिव आएगा, तो रेयर फ्रैक्शन होगा। और डेल्टा P अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो इसका मतलब होगा कंप्रेशन, कंप्रेशन जोन। तो रेयर फ्रैक्शन जोन होगा, मतलब वो पॉइंट रेयर फ्रैक्शन जोन में हो रहा होगा या तो कंप्रेशन जोन में रहा होगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हो यहाँ का प्रेशर बढ़ गया मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा आ चुके हैं नॉर्मल स्टेज के कंपैरिजन में, तो सिंपल सी बात है यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। ठीक है, चलिए डेल्टा P नेगेटिव फॉर रेयर फ्रैक्शन, P इज लेस देन द P एटमॉस्फेयर। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी बोल सकते थे ना, मतलब किसी भी पॉइंट का प्रेशर, प्रेशर एट x आप डायरेक्टली लिख सकते हो, प्रेशर एट x, किसी भी पॉइंट का प्रेशर मतलब प्रेशर एट x इज इक्वल टू आप लिख सकते हो P नॉट प्लस डेल्टा P। समझना मेरी बात को, P एट x को आप डायरेक्टली लिख सकते हो P नॉट प्लस डेल्टा P, और डेल्टा P की वैल्यू आपने अभी निकाल रखा है जिसकी वैल्यू आप लिख सकते हो P नॉट प्लस ऑफ बीटा, ध्यान से देखो बीटा के एस नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू। याद रखिएगा इस तरीके से हो सकता, मतलब किसी पॉइंट का प्रेशर जो होगा P नॉट प्लस इतना हो जाएगा। अब इस किस ये साइन का फंक्शन है, ऑब्वियस सी बात है पाई बाई टू फेज आगे डिस्प्लेसमेंट वाली वेव से, तो सिंपल सी बात है ये प्रेशर हो सकता था कि P नॉट से कम हो जाए या ज्यादा हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो हमने प्रेशर वेव इक्वेशन को देख लिया, ठीक है, ठीक है, हो गया क्या? तो एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, अगर डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन आपको दे रखा है, तो प्रेशर वेव इक्वेशन क्या होगा, सोच के बताना। प्रेशर वेव इक्वेशन तब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन आपको दे रखा है, तो प्रेशर वेव इक्वेशन क्या होगा?
डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन, मतलब कि साउंड का डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन दे रखा है, तो प्रेशर वेव इक्वेशन क्या होगा? अच्छा, इसको कई जगह प्रेशर एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। ये जो होता है ना डेल्टा पी, अगर जो मैंने बताया, जो आपको ये डेल्टा पी नॉट है, सॉरी ये जो डेल्टा पी नॉट है, इसको प्रेशर एम्पलीट्यूड भी बोला जाता है। अरे ये प्रेशर डिफरेंस का एम्पलीट्यूड है ना, तो इसको प्रेशर एम्पलीट्यूड भी बोला जाता है। तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा, दिस इज व्हाट प्रेशर एम्पलीट्यूड, प्रेशर एम्पलीट्यूड, समझिएगा, प्रेशर एम्पलीट्यूड, इसको हम लोग कई जगह प्रेशर एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, डेल्टा पी नॉट जो है असल में इसको प्रेशर एम्पलीट्यूड बोला जाता है, जिसकी वैल्यू होती है बल्क मॉडुलस इनटू जो एस नॉट है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है, जो एस एच एम कर रहा है उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मीन पोर्शन से एस नॉट है, वो इनटू के का मल्टीप्लीकेशन होता है। और के क्या होता है ये आप लोगों को होता है। सर बारिश में हम लोगों को साउंड क्लियर सुनाई नहीं देता है, उस टाइम कंप्रेशन नहीं होता है। देखो उसका रीजन दो है, साउंड ऐसा नहीं है कि ओनली आपको एयर मीडियम में चलती है, वाटर में भी चलती है। अब दिक्कत क्या होती है कि साउंड की जो स्पीड होती है ना वो वाटर में ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू, आप ये समझो कि एयर। तो अब तुम समझना, ये मीडिया एयर गई इसमें, फिर इस वाटर में, फिर साउंड में, तो इसी के कारण क्या होता है, डिसकंटिन्यूएशन के कारण आपको क्लियर आवाज़ सुनाई नहीं देता। और दूसरा ये भी रीजन होता है कि बारिश जो टकरा रही होती है, कि बारिश गिरती है तो समझ रहे हो आसपास में और भी नॉइस क्रिएट हो जाता है, और उस नॉइस जो है, वो नॉइस जो है बहुत हद तक आपकी आवाज को दबा भी देता है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। पहला रीजन तो नॉइस हो गया, बारिश का नॉइस जो हो जाता है, जो जमीन से टकरा सन करके आवाज नहीं होती बारिश गिरती है, तो पहला तो वो हो गया। दूसरा ये होता है कि जो मीडियम का वेरिएशन आ जाता है उसके कारण भी प्रॉब्लम होता है। चलो ठीक है, समझ लो प्रेशर एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो इसमें क्या लिखोगे अगर तुम इसके लिए बोला जाए तो कुछ नहीं, अगर तुम्हें याद है प्रेशर डेल्टा पी नॉट की वैल्यू लिखो। अगर मैं इसको लिखूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एस नॉट को बीटा और के से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको कर दो साइन ऑफ, साइन ही रहने दो, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई टू। एक बात आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन का फेज में पाई बाई टू ऐड कर दो, और ये आपका क्या है प्रेशर एम्पलीट्यूड, प्रेशर एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये आ जाएगा। इसी को तो हम लोग डेल्टा पी नॉट बोलते थे। डेल्टा पी नॉट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड को बीटा और के से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बात याद रखिएगा। इसमें इसके फेज में पाई बाई टू ऐड कर दो, और इसका ये ऐड, इसका जो प्रेशर एम्पलीट्यूड है वो असल में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड इनटू बल्क मॉडुलस इनटू के। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे। और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं ना बेटा कि तुमको देख के रोना आ जाएगा, क्या क्वेश्चन दिया है। ठीक है, चलिए लिख लेना, प्रेशर इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से पाई बाई टू फेज आगे होते हैं। ठीक है, चलिए हाँ, पी एंड एक्स भी लिख सकते हो, पी नॉट प्लस इतना। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। और कोई क्वेश्चन सॉल्व करवा सकता हूँ? ठीक है, अब लिखो डेंसिटी साउंड वेव इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होता है अगर आप तुम ध्यान से देखो, तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो इसको मैं पार्शियल डिफरेंशिएट कर दूं तो इसको क्या लिख सकता हूँ, डी वी डी रो। अब इसको लिख सकता हूँ, इसको मैं ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ डी वी बाई वी। अगर तुम ध्यान से देखो तो दिस इज डी वी बाई वी, यही हो जाएगा ना। अगर इसको तुम ध्यान से देखो तो यही आ जाएगा। इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो, उल्टा हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा ना, पार्शियली डिफरेंशिएट कर दोगे
तो v का पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, v का पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/v का पार्शियल डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, v स्क्वायर होगा क्या, v स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ये सेल में लिखा है मास, मास लिखोगे इंटू 1/v का v के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन कर दो, 1/v के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, अगर तुम ध्यान से देखो तो v के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, एक मिनट, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद कितना आएगा, m इंटू डी वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस के साथ, ये आ जाएगा आई थिंक। अरे पार्शियल डिफरेंशिएशन भी भूल गया, अब क्या बोलूं, मेरे भी दिमाग खराब हो गया, लग रहा है मैं डिफरेंशिएशन भी भूल गया। इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे यही आएगा ना, पहले ये बताओ, पहले ये बताओ कि ये डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन मैंने सही किया है ना, हाँ सही किया है, अब मुझे लग रहा है सही किया है, बताओ ये छोटी छोटी चीजें मेरे को दिमाग से निकल रही है। एम बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एम बी इंटू डी वी बाई बी, ऐसे लिख सकता हूं क्या, पार्शियल डिफरेंशिएशन सही किया है ना। अच्छा मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, इनिशियल डेंसिटी, अरे इनिशियल वॉल्यूम में सिंपल सी बात है इनिशियल डेंसिटी, और डीवी बाई वी क्या हो गया, अच्छा डीवी की वैल्यू हम लोगों ने निकाला था क्या, सिंपल सी बात है डीवी की वैल्यू भी हम लोगों ने निकाला था, याद करो पिछले पिछले डेरिवेशन में डीवी की वैल्यू क्या आई थी, अगर तुम्हें याद होगा तो पिछले डेरिवेशन में डीवी की वैल्यू आई थी a इंटू डी एस, और v की वैल्यू कितनी आई थी अगर आपको याद होगा तो a इंटू डी एक्स, याद है, अरे किया था कि यहाँ से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट dx एलिमेंट लिया था, उस छोटे से एलिमेंट का वॉल्यूम हम लोगों ने लिया था एरिया इंटू डी एक्स, और इसमें जो वॉल्यूम में चेंज आएगा इसके जस्ट इंस्टेंट में a इंटू डी एस आया था, ये याद है आप लोगों को। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या आ जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम क्या आ जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, ये इनिशियल वॉल्यूम है तो सिंपल सी बात है इनिशियल डेंसिटी दैट इज रो नोट आ जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा, अगर तुम ध्यान से देखो मास अपॉन वॉल्यूम इनिशियल डेंसिटी आ गई, तो dv बाई डी क्या आ जाएगी, ये आपका आ जाएगा ds बाई डी एक्स, ds बाई डी एक्स, तो ये आपका आ जाएगा डेंसिटी वेरिएशन के फॉर्म में इक्वेशन, तो देख लो माइनस के साथ आ जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को, तो ये माइनस के फॉर्म में आपका आ जाएगा, यहाँ पे माइनस भी लगेगा क्योंकि माइनस पहले से लगा था, मतलब डी रो की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, अगर तुम ध्यान से देखो तो दिस इज माइनस ऑफ रो नोट, रो नोट क्यों लिखा है भाई, ये आ जाएगी इनिशियल डेंसिटी है, इनिशियल डेंसिटी इनटू ds बाई डी एक्स, समझ में आया, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो मास अपॉन वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम ले लिया तो इनिशियल वॉल्यूम मतलब इनिशियल डेंसिटी इनटू ds बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, फिर जो है ये π/2 फेज आगे हो जाएगा, अगर तुम ध्यान से देखो फिर ये π/2 फेज आगे हो जाएगा, मतलब डेल्टा रो की जो वैल्यू होगी, अगर मैं तुम ध्यान से देखो डेल्टा रो की वैल्यू आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, अगर मैं इसको बोलूँ तो रो नोट इंटू एस नोट इंटू के साइन ऑफ, साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, माइनस ऑफ के एक्स। अब ध्यान से देखो ये है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं एस का इक्वेशन दे रखा था एस नोट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये दे रखा था, तो डेंसिटी वेरिएशन इक्वेशन आप इस तरीके से लिख सकते हो, तो यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो रो नोट इंटू एस नोट के साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस π/2, मतलब डेंसिटी में ये वाला भी जो इक्वेशन है ये π/2 फेज आगे होगा, बस इसको डेंसिटी एम्पलीट्यूड करते हैं, डेंसिटी एम्पलीट्यूड जिसकी वैल्यू आप इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो डेल्टा रो नोट, और डेल्टा रो नोट की वैल्यू क्या होती है ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है। अरे कई एस का यूनिट होता है, अगर तुम ध्यान से देखो तो एस का यूनिट क्या होता है, एस का यूनिट होता है मीटर में,
यानी मतलब कि लेंथ की यूनिट होती है, और के क्या होता है 1/मीटर में या ये, तो ओवरऑल ये क्या दे रखा है कि रो नोट ही हो गया ना। समझ रहे हो? तो ये हो गया डेंसिटी वेव इक्वेशन। तो डेंसिटी वेव इक्वेशन आपको समझ में आया होगा। ये बताइए इसमें कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। और डेल्टा रो को क्या लिख सकते हो? समझ में आया? सेम सारी चीजें हैं। अतः डेल्टा रो मैक्सिमम कितना हो जाएगा? अगर तुम बोलो डेल्टा रो मैक्सिमम कितनी होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा डेल्टा रो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी, डेल्टा रो मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी रो नॉट इंटू एस नॉट इंटू के। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये आएगी। अच्छा, जहां पे प्रेशर ज्यादा होगा वहां डेंसिटी भी ज्यादा ही होगी, ये बात सोचना। प्रेशर ज्यादा का मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं, तो वहां पे डेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो ये थियोरेटिकली आपको सही भी लगेगा। अरे भाई, डेल्टा रो नोट कैसे आया? गधे हो गया। इसी को तो हम लोग डेल्टा रो नोट बोल रहे हैं, इस पूरे क्वांटिटी को, जिसको बोल सकते हो डेंसिटी एम्पलीट्यूड, डेंसिटी वेरिएशन एम्पलीट्यूड। इसको आप ऐसे बोल सकते हो, डेंसिटी वेरिएशन एम्पलीट्यूड। तो इसमें कोई दिक्कत कहाँ है? डेंसिटी वेरिएशन एम्पलीट्यूड कई जगह इसको बोल दिया जाता है। तो आप डेल्टा रो क्या लिखोगे? उस पॉइंट की डेंसिटी माइनस जो जनरली जो एयर में जो डेंसिटी होती है उसकी डेंसिटी। तो इसको आप मैक्सिमम कितना बोलोगे? डेल्टा रो नोट, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, डेल्टा रो की जो मैक्सिमम वैल्यू वो कब होगी? जब ये फंक्शन मैक्सिमम होगा, यानी ये फंक्शन 1 के बराबर हो जाए। तो यानी आप ऐसे भी बोल सकते हो रो मैक्सिमम। अगर आप किसी पॉइंट की डेंसिटी लिखना चाहते हो तो किसी पॉइंट की डेंसिटी क्या हो जाएगी? लॉजिकली सोचना कि वो हो जाएगा रो नोट प्लस ऑफ डेल्टा पी, डेल्टा रो, सॉरी डेल्टा रो। ठीक है, तो रो मैक्सिमम, किसी पॉइंट की मैक्सिमम डेंसिटी कितनी हो सकती है? वो प्लस ये मैक्सिमम हो जाए, दैट इज व्हाट, ये हो जाएगा आपका रो नोट एस इंटू के। अच्छा, इसी तरीके से किसी पॉइंट की मैक्सिमम प्रेशर कितना हो सकता है बताओ? वो हम लिख सकते हैं पी नॉट प्लस मैक्सिमम प्रेशर एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम प्रेशर एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? तो वो मुझे लग रहा है होता है बीटा के इंटू एस नॉट, इंटू एस नॉट। तो किसी पॉइंट की मैक्सिमम डेंसिटी, किसी पॉइंट का मैक्सिमम प्रेशर, किसी पॉइंट की मिनिमम डेंसिटी, वो कितनी हो जाएगी? रो नॉट माइनस ऑफ रो नॉट एस नॉट इंटू के। और किसी पॉइंट की मिनिमम प्रेशर जो हो जाएगा पी नॉट माइनस रो नॉट एस नॉट इंटू के। ये आपको समझ में आया या नहीं आया, ये बताइए। अगर आप देखो तो ये आपका नॉर्मली होता है, और P इक्वल्स टू आपका होता है P नॉट प्लस डेल्टा P। अगर आप ध्यान से देखो तो ये होता है किसी पॉइंट का प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेल्टा P, जो प्रेशर का वेरिएशन होता है वो आप लिख सकते हो। तो डेल्टा P की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? प्लस में इतना। मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? माइनस में इतना। उसी तरीके से डेल्टा रो की मैक्सिमम वैल्यू प्लस में इतना, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? इतना। तो प्रेशर मैक्सिमम, प्रेशर मिनिमम, ये सब सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलिए, तो ये सब सारी चीजें हम लोगों ने बात कर ली, प्रेशर वेरिएशन, डेंसिटी वेरिएशन।
तो आज मैं ये डीपीपी जो है आप लोगों को अपलोड कर दूंगा कहाँ पे, ऐप में। आप जाके ये जो पहला क्वेश्चन, पहला जो वेव इक्वेशन का जो है, साउंड वेव इक्वेशन के सारे क्वेश्चन आज आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। कल से हम लोग इसके आगे बात करेंगे, रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन जोन कहाँ कहाँ बनता है, एस वर्सेस टी ग्राफ को देख के आप कैसे कैसे करके उसको समझ सकते हो, वो सब कल हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्या बोल रहे हो? पी मिनिमम गलत लग रहा है। पी मिनिमम गलत क्यों लग रहा है, एक बात बताइएगा। पी मिनिमम तो यही होगा ना। अरे भाई, पी को यही लिखते थे ना, पी माइनस पी नॉट इज टू डेल्टा पी होगा। पी नॉट को इस तरफ कर दिया तो ये इसके मिनिमम वैल्यू की, अच्छा पी मिनिमम, अच्छा पी मिनिमम बीटा, बीटा सॉरी, यहाँ बीटा आएगा ना, बीटा बीटा सॉरी, फ्लो में लिख दिया, ये एस नॉट है। हाँ यहाँ बीटा आएगा, प्रेशर एम्पलीट्यूड जो होता है बीटा के एस नॉट, तो बीटा के एस नॉट, और यहाँ पे रो नॉट एस नॉट इंटू के होता है, सही है। चलिए ठीक है, चलिए आज यही तक रखते हैं। अच्छा एक चीज और, अगर आपको बहुत छोटा सा क्वेश्चन, एस इज इक्वल टू, आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा पी नॉट बाई बीटा की, कहीं पे आपको प्रेशर एम्पलीट्यूड दे रखा है और उस मटेरियल का बल्क मॉडुलस और के की वैल्यू अगर साउंड वेव इक्वेशन में दे रखा है, तो आप एस नॉट की वैल्यू निकाल सकते हो। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन ही ऑलरेडी आप जानते भी हो, तो एस नॉट इज इक्वल टू प्रेशर एम्पलीट्यूड अपॉन बीटा के हो सकता है। चलिए ठीक है, तो ये छोटी सी बात है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, कल हम लोग इसके आगे करेंगे। चलिए ठीक है, इस पे भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपके डीपीपी में, इसलिए मैंने आपको स्पेसिफाई करके इसको बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे करेंगे, तब तक आप लोग इसके आगे कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस का जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रीवियस ईयर के जो भी साउंड वेव इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आया है वो देख लीजिएगा। अभी मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं बताया है, साउंड वेव इक्वेशन, साउंड वेव का जो वेलोसिटी का इक्वेशन है वो कैसे देखेंगे, लैप्लास करेक्शन क्या होगा, न्यूटन्स फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन्स लॉ इन साउंड वेव क्या है, लैप्लास करेक्शन, ये सब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो मतलब कि आपका वेव इक्वेशन, साउंड वेव इक्वेशन कंप्लीट हो गया।